हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट यूजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की सेकंड राउंड की रिज़ल्ट पब्लिश हुई और रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई। और आज 25 सितंबर को इनकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट थी। रिपोर्टिंग क्लोज हो गई है। तो सेकंड राउंड ऑल इन ऑल कंप्लीट है एमसीसी की। अब वेरिफिकेशन बची है। जो स्टूडेंट्स एडमिट होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में उनकी वेरिफिकेशन होगी। साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं उनकी भी सेकेंड राउंड की रिज़ल्ट आ गई है और रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। 24 सितंबर को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स की रिज़ल्ट आई, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। दोनों स्टेट्स में कट ऑफ बहुत यूनिक रही। तो आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं सारी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। तो जो चैनल पर न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, की रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश जो कि एक ओपन स्टेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के रिस्पेक्ट में। और जितने भी पुराने काउंसलिंग्स भी हुए हैं उसके भी रिस्पेक्ट में काफ़ी नंबर ऑफ़ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इस बार सेकेंड राउंड में कंपेयर टू इनकी फर्स्ट राउंड की जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी लोअर साइड रही। क्लोजिंग कट ऑफ रैंक, क्लोजिंग स्कोर इनकी जो है वो काफ़ी लोअर एंड पे रही। रीज़न बहुत सिंपल है। मेनली जो कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस इंक्रीमेंट हुई। फ़ीस इंक्रीमेंट होने के कारण बहुत सारे कॉलेजेस की जो टोटल फ़ीस है की जो पैकेज है, टोटल ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस, वो सब क्रॉस करके अराउंड 99 लाख टू 1 करोड़ टच करने लगी। और इनकी एक और इनकी कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती है कि हिडन चार्जेस भी रहती हैं अटेंडेंस फ़ाइन को लेके या एग्ज़ामिनेशन फ़ी को लेके या किसी भी तरीके की फ़ाइन या फ़ी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पूरी वो एमबीबीएस की कोर्स करने में इन्हें कम से कम 1 से 110 मिनिमम उनकी 1 करोड़ 10 लाख तक की एक्सपेंडिचर हो जाएगी, खर्चे होंगे एमबीबीएस कोर्स के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे कॉलेजेस में कट ऑफ लो हो गई। साथ ही साथ काउंसलिंग भी इतनी डिले हो गई कि बहुत सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ये प्लान किया, ये डिसीजन लिया कि हम अदर ऑप्शंस भी देखें। डीम्ड की ऑप्शंस है, अगर जब उतनी ही फ़ीस देनी है, थोड़ी बहुत फ़ीस और उसी फीस में अगर डीम्ड में अच्छी कॉलेजेस मिल जाती हैं तो वो बहुतों ने ऑप्ट किया। बहुत बिहार में गए, झारखंड में कुछ आए, कुछ और वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे लोग गए हैं। और इसी कारण के वजह से जो इनकी दूसरे स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो उतनी लो नहीं गई जितनी पहले जाया करती थी। स्पेशली वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड भी एंड छत्तीसगढ़, तो इन सब में बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ नहीं गई है। कंपेयर टू फर्स्ट राउंड गई है लेकिन बहुत कम गई है। अब जैसे आप अजय संगल जो आप देख रहे हैं, इसमें 1 लाख के अराउंड ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस है। और 363 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 में नीट स्कोर, और 323 पे सेकेंड राउंड में क्लोज हुई। फिर आप एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा देख लीजिए, इनका भी सेम हाल है। 303 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी, इस साल 254 पे क्लोज हुई है। इनमें भी 1 लाख प्लस का ऑल इंडिया रैंक का इंक्रीमेंट हुआ है, डिफरेंस है। इंटीग्रल का भी आप अगर देख रहे हैं तो उसमें भी अच्छी खासी कट ऑफ लोअर एंड की तरफ गई है। 309 पे क्लोज हुई थी फर्स्ट राउंड में, 258 पे क्लोज हुई है। अगर देखा जाए तो 22 लाख पर ईयर है। हॉस्टल मेस वगैरह मिसलेनियस जितने भी अदर चार्जेस हैं सब कुछ मिला के 22 लाख अराउंड 60,000 पर ईयर चली जाती है।
1 करोड़ उनकी फीस ही चली जाती है 4.5 ईयर्स की। इसमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिले। इसमें तो अराउंड 2 लाख रैंक की डिफरेंस, और 354 राउंड 1 में गई थी, 281 गई है सेकेंड राउंड में। इतनी डिफरेंस देखने को मिली है इनकी क्लोजिंग रैंक्स एंड स्कोर्स में। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। राजशी बरेली, इसमें भी आपको 315 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी, 258 पे सेकंड राउंड में क्लोज हुई है। 1 लाख अगेन 1 लाख प्लस ऑल इंडिया रैंक की डिफरेंस देखने को मिल रही है। इनकी भी फीस 17,68,904 है। श्री राम मूर्ति बरेली 19,78,000। मतलब जितने भी हाई फीस कॉलेजेस हो गए जिनकी भी फीस हाई हुई है वो 1 CR प्लस क्रॉस कर रहा है, 110 115 ऐसे इन मतलब इतनी एक्सपेंडिचर हो जाएगी MBBS कोर्स कंप्लीट करते करते। तो ये इतनी तो कहीं नहीं जा रही है। प्लस अगर इनकी कहीं कॉशन डिपॉजिट है, कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कहीं पे बॉन्ड है, बैंक गारंटी है, हर जगह का सीन सिनारियो अलग है। तो इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स ने जिनके साथ ये नहीं है कि मुझे उत्तर प्रदेश स्टेट में ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी जाना चाहते हैं। तो बहुत कोई ने डीम ऑप्ट किया, बहुत ने वेस्ट बंगाल में ऑप्ट किया। वेस्ट बंगाल इनके कंपैरिजन में थोड़ी चीप पड़ेगी अगर देखा जाए तो। फीस इनकी वेस्ट बंगाल की इससे कम पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी फ़ीस जा रही है उस हिसाब से तो कुछ कुछ कॉलेजेस में कम ही फीस है उसके कंपैरिजन में। तो बहुत कोई ने वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन लिया। हालांकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स अवॉइड कर रही हैं। मैक्सिमम जितने भी हमारी बात हुई, फीमेल स्टूडेंट्स फीमेल कैंडिडेट्स नहीं उतना पसंद कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ अदर ऑप्शंस भी देखा गया। बिहार में भी काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में कंपटीशन देखा गया। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी आके यहाँ पे अप्लाई करके लेने का कोशिश रहा, और बहुत लोगों की अलॉटमेंट भी हुई है। तो बिहार में भी फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में रिज़ल्ट पॉजिटिव एंड पे है, लेकिन बहुत कम है कंपटीशन इन सेकेंड राउंड में देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में। वेस्ट बंगाल की रिज़ल्ट पे भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल स्टेट में भी रिज़ल्ट ठीक ही ठाक हुई, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया वैसा ही, स्पेशली स्टेट कोटा में वैसा ही प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट रहा। इवन उत्तर प्रदेश में भी हमारी प्रिडिक्शन बहुत हद तक एक्यूरेसी हमारी अच्छी रही, एक्यूरेट रही। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि क्या प्रिडिक्शन आपकी सही है नहीं है। तो रिज़ल्ट देख के अब अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी प्रिडिक्शन सही है। तो ये इनकी सेकंड राउंड की रिज़ल्ट रही स्टेट कोटा के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में, और इनमें भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। मैनेजमेंट कोटा में जो इनकी हाई फीस कोटा है उसमें कंपटीशन थोड़ी देखने को मिली। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा पॉजिटिव कट ऑफ क्लोजिंग रैंक उतनी नीचे तक नहीं गई, और उसका रीज़न है बहुत सारे रीज़न्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल को टारगेट किए हैं इस बार, क्योंकि एक ओपन स्टेट है, और उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, प्लस झारखंड से जाते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्थ ईस्ट की पूरी क्राउड आती है झारखंड में, क्योंकि 2 ही कॉलेजेस है। पहले तो एक थे, इस बार दूसरा कॉलेज आया है, सेकंड राउंड में आया है, नहीं तो फर्स्ट राउंड में तो एक ही कॉलेज है। तो वहाँ से लोग जाते हैं। उड़ीसा में भी बहुत कम कॉलेजेस हैं, उड़ीसा से लोग जाते हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स की जो क्राउड है वो वेस्ट बंगाल घुसती है और पार्टिसिपेट करती है नीट यूजी काउंसलिंग में। और साथ ही साथ एक और चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा। एक रूमर है कि सीट ब्लॉकिंग हुई है। तो जैसा कि हमने देखा है आई केयर मेडिकल कॉलेज की जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है उसमें दो रैंक ऐसे हैं जिन्होंने जो जिनकी अलॉटमेंट MCC में भी है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में अलॉटमेंट हुई है उनकी। बट दोनों अलॉटमेंट जो है डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। और बाकी जितने भी मतलब
कम रैंक वाले और हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलॉटमेंट कहीं मैच नहीं हुई। हो सकता है दूसरे स्टेट में वो अपने या डोमिसाइल स्टेट में भले लिए हों, लेकिन उनकी एमसीसी में तो नहीं मैच हुई है। तो बाकी की कोई ऐसी ब्लॉकिंग वाली नहीं है, बस 2 ही रैंक है। तो बेसिकली सीट ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मल्टीपल सीट्स स्टूडेंट्स ब्लॉक कर देते हैं, अलॉटमेंट ले लेते हैं। मतलब सेंट्रल काउंसलिंग में भी ले लिया, अपने डोमिसाइल स्टेट में भी ले लिया और एक और स्टेट में ले लिया। तो ऐसे करते करते 3-4 स्टेट में वो ले सकते हैं अलॉटमेंट। लेकिन ऐसा 1 या 2 सीट के लिए नहीं होता है, मल्टीपल सीट्स के लिए होता है। जनरली यही यही केस रहता है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। अगर एक या दो सीट में अगर ब्लॉकिंग हो रही है तो वो थर्ड राउंड में क्लियर हो जाएगी और उससे कोई ख़ास इफेक्ट काउंसलिंग पर नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा इस रूमर पे ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है। बहुत जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो क्लोजिंग रैंक इवन जो नई कॉलेज आई है उसमें भी 7,38,904 गई है। अगर सही में सीट ब्लॉकिंग हुई है तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि सीट ब्लॉकिंग हुई हो। उसके अलावा कर्नाटका में भी रिज़ल्ट आ चुकी है, राजस्थान में भी रिज़ल्ट आ गई है, सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग चल रही है। राजस्थान में 25 सितंबर को ही रिज़ल्ट आई है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब क्या ऑप्शन बचती है? बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो गई है राउंड 2 में, चाहे अपग्रेडेशन हो चाहे फ्रेश हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास यही ऑप्शन है कि या तो वो रिपोर्ट करे या फिर वो अपग्रेडेशन में डाले। प्राइवेट कॉलेजेस में जिन्हें अलॉटमेंट हुई है, तो स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट राउंड में फेस करने को स्टूडेंट्स को मिली वो थी कि उन्हें फ़ीस की आइडिया नहीं थी कि क्या फ़ीस लगने वाली है। और दूसरी की बैंक गारंटी बहुत सारे कॉलेजेस ने मांगी थी या बॉन्ड साइन करवाना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हुई थी, बट ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर बैंक गारंटी है तो वो भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और रही बात फ़ीस की, तो जो फ़ीस है वेस्ट बंगाल की वही रहेगी फ़ीस। और उनकी फ़ीस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की हुई है सारे कॉलेजेस की। और अगर बात होती है नेगोशिएशन की, फ़ीस की, अगर नेगोशिएशन की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फ़ीस की नेगोशिएशन तभी होती है जब सीट्स वेकेंट रहते हैं या सीट्स फिल नहीं हो रहे हो। जब सीट्स फिल होने लगते हैं तो नेगोशिएशन का ऑप्शन बहुत कम जगह बचता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर सीट्स फिल हो रहे हैं तो कोई भी कॉलेज फ़ीस नेगोशिएशन करना नहीं चाहेगी। तो ये एक पॉइंट है जो जो रिपोर्टिंग करते वक्त जो भी स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल में जा रहे हों वो ध्यान में रखें। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं हुई अलॉटमेंट अभी तक सेकंड राउंड तक, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है, सजेशन है कि अब आप अपनी बजट, अपनी फ़ीस, अपनी पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिवाइज़ करें और देखें, क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत कम सीट्स आने वाली है। उत्तर प्रदेश स्टेट में तो प्राइवेट कॉलेजेस में थर्ड राउंड में सीट बचती ही नहीं है। आज तक जितनी भी काउंसलिंग हमने देखी है बहुत कम सीट्स बचती हैं। मतलब एक कॉलेज में कभी 8 सीट, कहीं 2 सीट, कभी 5 सीट, कहीं 10 सीट, कहीं 12 सीट, ऐसे ही सीट्स बचती हैं। तो ना के बराबर सीट्स बचती हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद सब रिपोर्टिंग करने लगते हैं। अगर न्यू सीट इंक्रीमेंट होके आ जाए तो अलग बात है, लेकिन उतना कोई चांसेस लग नहीं रहा है। इवन बाकी स्टेट्स में भी रिपोर्टिंग सेकेंड राउंड में अच्छी खासी होती है। कर्नाटका हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, इवन एमसीसी में भी रिपोर्टिंग ठीक ठाक होगी, अच्छी खासी होगी। और सीट्स अब ज़्यादा नहीं बचेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स की बजट है, जिन स्टूडेंट्स की मार्क्स कम है, रैंक ज़्यादा है, 250 250 से 200 के बीच में है मार्क्स, या 200 बिलो है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे रैंक है, तो उन स्टूडेंट्स को
अब बेसिकली देखना चाहिए, अगर उनकी समझना चाहिए कि अगर उनकी फ़ीस की बजट है, हाई फीस कोटास की बजट है, तो जिस काउंसलिंग में भी, जिस स्टेट काउंसलिंग में वो टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट करके आगे बढ़ें, प्रोसीड करें। और अगर नहीं है तो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर की नीट की एग्ज़ाम के लिए और काउंसलिंग के लिए। लेकिन जिनकी बजट है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। एमसीसी की डीम्ड पेड सीट्स कोटा, उसमें भी सीट्स अभी भी आएंगी बहुत सारे कॉलेजेस में। एनआरआई, अगर उनकी एनआरआई जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं एनआरआई की, अगर वो जेन्युइन एनआरआई क्लाइंट्स है तो उनके लिए तो हर जगह ऑप्शन खुली हुई है, चाहे एमसीसी हो चाहे कोई भी स्टेट हो। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की इनकी प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा वो अवेलेबल है। कर्नाटक की अदर्स कोटा, क्यू कोटा, वो अवेलेबल है। राजस्थान की मैनेजमेंट कोटा, इवन महाराष्ट्र में जो इनकी इंस्टीट्यूशनल कोटा होती है, भले ही क्लोज स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन उनके स्टेट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इसी तरीके से हाई फीस कैटेगरी की हाई फीस कोटा सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश में बी कैट बोला जाता है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में हाई फीस कोटा हाई फीस कोटा सीट्स हैं। बिहार में सिर्फ एनआरआई कोटा है, तो जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। और कोई कोटा है नहीं, उनकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में। झारखंड में भी कोई ऐसा कोई कोटा नहीं है, एनआरआई कोटा है। बंगाल में दो कोटा है, कर्नाटक में 2 कोटा है, राजस्थान में 2 कोटा है, एमसीसी की एनआरआई है। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। जिसमें जिसको सूटेबल हो अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपने फीस के अकॉर्डिंगली, वो उसमें प्रोसीड करें और प्लानिंग करें आगे जाने का। लेकिन हाँ, जो भी करें वो अब सीरियसली करें, क्योंकि अगर आप सीट छोड़ेंगे सेकंड राउंड के बाद तो आपको नुकसान होगा। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट होने लगेगी। इवन सेकंड राउंड में भी जो लोग छोड़ेंगे एमसीसी में या डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पे फॉरफीचर आने लगेंगी। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉशन डिपॉजिट फॉरफिट होने लगेंगी, रिफ़ंड नहीं होंगी। और थर्ड राउंड के बाद तो अलाउ भी नहीं करते हैं मोस्टली कि कहीं और पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एमसीसी में जिन लोगों को अलॉटमेंट होती है सेकंड राउंड के बाद, उन सब की लिस्ट वो लिस्ट हर स्टेट में रेगुलेट की जाती है, और उसके बाद स्टेट्स अलाउ नहीं करते हैं। और स्टेट्स में जो अलॉटमेंट होती है सेकंड राउंड की, वो भी एमसीसी में को भेजी जाती है कि इतने स्टूडेंट्स अलॉट हुए हैं इस कोटा में, हमारी ओपन कोटा या जो भी कोटा है उसमें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेकंड राउंड के बाद अगर आप कर रहे हैं, थर्ड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो, और आपने छोड़ दी, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इवन सेकंड राउंड में भी बहुत सारे स्टेट्स में सिक्योरिटी नहीं मिलने की रूल्स है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, जितना हमारे पास ज्ञान था, जितना भी हम नॉलेज दे सकते थे, हमने दी। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।